कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। पूरा कमरा मोमबत्ती की रोशनी से जगमगा रहा था। चारों ओर गुलाबों और चमेली के फूलों की खुशबू महक रही थी। कमरे का माहौल बहुत ही मनमोहक था, लेकिन उस कमरे में जो लड़की दुल्हन बनी बैठी थी, उसके लिए ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती थीं। लाल गुलाबों से सजी सेज किसी आम लड़की के लिए सपनों से खूबसूरत हो सकती थी, लेकिन 19 साल की मासूम मुस्कान के लिए यह किसी घुटन भरे पिंजरे से कम नहीं थी। उसने अपने भारी लाल सुर्ख लहंगे को अपनी छोटी छोटी उंगलियों से कसकर मुट्ठी में भींच रखा था। उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखों में खौफ तैर रहा था और लगातार बहते आंसुओं ने उसके गालों पर सूखे रास्तों के निशान बना दिए थे। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा एक भारी आवाज़ के साथ खुला। मुस्कान का पूरा जिस्म बुरी तरह कांप उठा। दरवाजे की चौखट पर वह खड़ा था, अभिनव मल्होत्रा। उसका फौलादी जिस्म काली रंग की शेरवानी में और भी ज़्यादा खूंखार लग रहा था। उसकी नीली काली गहरी आंखों में एक अजीब सा जुनून और अधिकार था, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और उसकी चाबी निकालकर अपनी जेब में डाल ली। कमरे में गूंजती अभिनव के जूतों की भारी आवाज़ मुस्कान के दिल की धड़कनों को बेतहाशा बढ़ा रही थी। जैसे जैसे वह करीब आ रहा था, मुस्कान खिसकते हुए बिस्तर के कोने तक पहुंच गई, जब तक कि उसकी पीठ ठंडी दीवार से न टकरा गई। उसकी नज़रें एक पल के लिए भी मुस्कान के सहमे हुए चेहरे से नहीं हटी थीं। उसकी ठंडी और सपाट आवाज़ कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए गूंजी। दीवार में घुसने का इरादा है या अपनी मर्जी से मेरे पास आओगी? मुस्कान की सिसकियां अब आंसुओं के सैलाब में बदल चुकी थीं। मुझे मुझे जाने दो। क्यों कर रहे हो ये सब तुम? अरे मुस्कान, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है और तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैंने तुम पर कितने जुल्म कर दिए हो। और तुम ये मत भूलो कि अब मैं तुम्हारा पति हूँ, तो तुम पर मेरा पूरा हक है। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो, तुम एक जानवर हो और मैं इस ज़बरदस्ती की शादी को भी नहीं मानती। वह चीखी। अगले ही पल अभिनव ने एक बाघ जैसी फुर्ती से आगे बढ़कर मुस्कान की दोनों कलाइयों को अपने एक ही मजबूत हाथ में जकड़ लिया और उसी झटके से अपनी ओर खींचा। मुस्कान का कोमल जिस्म अभिनव के चौड़े फौलादी सीने से जा टकराया। वह बेबसी में अपने छोटे छोटे मुक्कों से उसके सीने पर वार करने लगी। छोड़ो मुझे, मुझे नफरत है तुमसे। वह रोती हुई छटपटा रही थी, लेकिन अभिनव की आंखों में इस वक्त एक दबी हुई दहाड़ थी। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और पास रखी मेज़ से सिंदूर की डिब्बी उठा ली। उसने मुस्कान को दीवार और अपने भारी जिस्म के बीच पूरी तरह से कैद कर लिया। मुस्कान की सांसें अभिनव की गर्म बेकाबू सांसों से टकरा रही थीं। तुम्हारी नफरत से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुस्कान। अभिनव की आवाज़ में एक खौफनाक अधिकार था। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारी इस धड़कन पर और तुम्हारी इस जिंदगी पर अब सिर्फ अभिनव का हक है। यह कहते हुए उसने बेरहमी से अपनी चुटकी में भरा लाल सिंदूर मुस्कान की मांग में भर दिया। मुस्कान की आंखें खौफ और बेबसी से फटी की फटी रह गईं। वह सिसकते हुए वहीं ज़मीन पर बैठ गई, जबकि अभिनव उसे उसी हाल में छोड़कर कमरे की बालकनी में सिगरेट सुलगाने चला गया। अगली सुबह मुस्कान आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों के नीचे सूजन थी, जो रात भर रोने की गवाही दे रही थी। उसने कांपते हाथों से अपनी मांग का सिंदूर पोंछा और मंगलसूत्र को अपने गले से निकालकर बैग की सबसे अंदरूनी जेब में छुपा दिया। वह इस शादी को, इस बंधन को कभी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तभी उसे याद आया कि आज से उसका कॉलेज शुरू हो रहा था। यह एकमात्र जगह थी जहाँ उसे उस राक्षस अभिनव के खौफनाक साये से आज़ादी मिल सकती थी। उसने खुद को दिलासा दिया कि कम से कम दिन के कुछ घंटे वह अपनी मर्जी से खुली हवा में सांस ले सकेगी। वह बॉस रूम में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि अभिनव वहीं बैठा था। जैसे ही उसकी नज़र मुस्कान पर पड़ी, वह उसे देखता रह गया, क्योंकि आज उसने पिस्ता ग्रीन कलर का एक सादा सा सूट पहना था, जो उसके गोरे बदन पर बहुत सुंदर लग रहा था। और उसके गीले बालों से पानी की छोटी छोटी बूंदें टपक रही थीं, जो उसकी गर्दन तक आ रही थीं। उसकी नज़रें उस पर से हटी नहीं रही थीं, लेकिन वो उसकी आंखों में
अपने लिए नफरत साफ देख सकता था। जब मुस्कान ने उसे खुद को ऐसी देखते पाया तो उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वह तेज कदमों से चलती हुई आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और हेयर ड्रायर उठाकर अपने बालों को सुखाने लगी। लेकिन अबनब की मौजूदगी से उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। वो बस यही सोच रही थी कि किसी तरह से वो कॉलेज पहुंच जाए तो कम से कम कुछ घंटे के लिए तो इस बेरहम इंसान से आज़ादी मिलेगी। उसके बाल सूख चुके थे। उसने सलीके से बालों की ढीली ढीली चोटी बनाई और अपनी जूती पहनने के लिए आगे बढ़ी थी कि तभी अभिनव ने सख्त लहजे में पूछा, ये सुबह सुबह सच संवर कर कहाँ जा रही हो? इस सवाल से उसके कदम वहीं रुक गए। उसने कसकर आंखें बंद कर लीं। उसका दिल तो जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। फिर उसने हिम्मत करके बहुत धीमी आवाज़ में कहा, कॉलेज। इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाता, बिना अभिनव की तरफ देखे वह चुपचाप अपना बैग उठाकर घर से निकल गई थी। लेकिन उसके जाते ही अभिनव के चेहरे पर एक खतरनाक हंसी तैर गई। मुस्कान, तुम्हारा कॉलेज जाना तो सिर्फ एक बहाना है। असल में तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो। लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि अभिनव मल्होत्रा से दूर जाना इतना आसान नहीं है, उसने खुद से फुसफुसाया। उधर दूसरी तरफ जब मुस्कान कॉलेज पहुंची तो कॉलेज का माहौल बिल्कुल अलग था। चारों तरफ स्टूडेंट की पहलचल, हंसी, मजाक और आज़ादी की महक थी। मुस्कान ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी राहत दिखी। वह अपनी क्लास में जाकर दूसरी बेंच पर बैठ गई। उसकी सहेली नेहा उसके पास आकर बैठ गई और एक बेहद शरारती अंदाज में बोली, यार मुस्कान, सुना है आज नया डीन आ रहा है हमारी क्लास लेने। कहते हैं बहुत खड़ूस और ख़तरनाक है। आधी यूनिवर्सिटी तो उसके नाम से ही कांपती है। मुस्कान ने बेपरवाही से कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेहा। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी से बड़ा खौफनाक और कुछ नहीं हो सकता। तभी कॉरिडोर में भारी कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। पूरी क्लास में पल भर में शांति छा गई। हंसी मजाक कर रहे लड़के लड़कियां भूत बनकर अपनी जगहों पर सीधे बैठ गए। दरवाजे पर एक लंबा, चौड़ा और रौबदार साया उभरा। सफ़ेद शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में वह शख्स जैसे ही क्लास के अंदर दाखिल हुआ, क्लास का तापमान जैसे अचानक गिर गया। उसके फौलादी व्यक्तित्व और उसकी आंखों की शक्ति ने सभी की सांसें रोक दी। मुस्कान, जो अब तक नीचे अपनी किताब में देख रही थी, उसने अनबने ढंग से अपनी नज़रें ऊपर उठाईं। जैसे ही उसने ब्लैक बोर्ड के पास खड़े उस शख्स का चेहरा देखा, उसके पैरों तली ज़मीन खिसक गई। उसके हाथों से पेन छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसकी नस नस में खौफ का ठंडा खून दौड़ गया। उसका गला सूख गया और आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ कोई और नहीं, अभिनव खड़ा था। प्रोफेसर अभिनव की नीली काली खतरनाक नज़रें पूरी क्लास को चीरते हुए सीधी दूसरी बेंच पर बैठी मुस्कान पर आकर टिक गईं। उसकी आंखों में वही रात वाला जुनूनी अधिकार और होंठों पर एक बेहद खौफनाक ठंडी मुस्कान थी। गुड मॉर्निंग क्लास, अभिनव की भारी और सर्द आवाज़ गूंजी। लेकिन उसकी नज़रें एक पल के लिए भी मुस्कान के चेहरे से नहीं हटी। मैं हूँ प्रोफेसर अभिनव मल्होत्रा और मेरी क्लासरूम में मुझे सारे लोग एकदम अनुशासन में चाहिए। और हाँ, जब तक मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सारे स्टूडेंट की नज़र ब्लैक बोर्ड पर होनी चाहिए। और ध्यान रहे, मेरी इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। अभिनव की भारी सर्द आवाज़ की गूंज अभी क्लासरूम की दीवारों से टकरा रही थी कि मुस्कान की सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। उसकी गहरी नज़रें सीधे मुस्कान के सहमे हुए चेहरे पर गड़ी थीं। मुस्कान ने बेबसी में अपनी आंखें नीचे झुका लीं, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि अभिनव की वह खौफनाक नज़र उसके वजूद को चीर रही है। अभिनव ने ब्लैक बोर्ड की तरफ रुख किया और मार्कर से कुछ लिखने लगा। क्लास में शमशान जैसा सन्नाटा था। कोई भी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुस्कान का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे डर लगने लगा कि कहीं अभिनव इसे सुन ना ले। उसने धीरे से अपना चेहरा अपनी सहेली नेहा के पीछे छिपाने की कोशिश की ताकि वह उस राक्षस की नज़रों से बच सके। लेकिन अभिनव मल्होत्रा से बचना इतना आसान कहाँ था। अचानक अभिनव के कदमों की भारी आवाज़ आने लगी। वह पढ़ाते हुए दूसरी बेंच की तरफ बढ़ रहा था। हर एक कदम के साथ मुस्कान की दिल की धड़कन और तेज़ बढ़ती जा रही थी। उसके जूतों की खटखट मुस्कान के कानों में
उसी खौफनाक स्वागरात की यादें ताज़ा कर रही थी। अभिनव के कदम ठीक मुस्कान की डेस्क के पास आकर रुक गए। उसकी महंगी सिगरेट और डार्क कोलोन की वही महक जिसने पिछली रात मुस्कान का दम घोंटा था, अब उसके इर्द गिर्द मंडराने लगी। तुम? दूसरी बेंच। अभिनव की ठंडी सपाट आवाज़ गूंजी। मुस्कान का जिस्म बर्फ़ की तरह सुन्न पड़ गया। मैंने कहा, खड़ी हो जाओ। इस बार अभिनव की आवाज़ में एक दबी हुई दहाड़ थी। मुस्कान के पैर कांप रहे थे। उसने मेज का सहारा लिया और लड़खड़ाते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसकी नज़रें अभी भी ज़मीन पर गड़ी थीं। वह अभिनव की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अभिनव ने अपनी जेब में हाथ डाले और थोड़ा झुकते हुए उसके चेहरे के बेहद करीब आ गया। तो क्या तुम बता सकती हो कि जो टॉपिक मैंने अभी पिछले 10 मिनट में समझाया, उसका मुख्य निष्कर्ष क्या था? मुस्कान का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे यह भी नहीं पता था कि अभिनव क्या पढ़ा रहा था। उसका पूरा ध्यान तो अपने खौफ और इस भयानक सच को पचाने में लगा था कि उसका क्रूर पति ही उसका प्रोफेसर है। मैं मुझे नहीं। मुस्कान के कांपते गुलाबी होंठों से बस कुछ टूटे हुए शब्द ही निकल पाए। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में नमी तैरने लगी थी। अभिनव की आंखों में एक अजीब सी क्रूर संतुष्टि की चमक आ गई। वह सीधा खड़ा हुआ और पूरी क्लास को संबोधित करते हुए बोला, यह है हमारे कॉलेज का भविष्य, जिनका शरीर तो क्लास में है लेकिन दिमाग कहीं और ख्यालों में खोया है। पूरी क्लास की नज़रें मुस्कान पर टिक गईं। अपमान से मुस्कान का गोरा चेहरा लाल हो गया और उसकी पलकों के किनारे से एक आंसू छलककर उसके गाल पर आ गिरा। मैं अपने क्लासरूम में ऐसी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अभिनव ने पलटकर अपनी मेज़ से 2 भारी भरकम मोटी रेफरेंस किताबें उठाईं और वापस मुस्कान के सामने लाकर रख दी। सजा के तौर पर तुम ये दोनों किताबें अपने दोनों हाथों में उठाओगी और क्लास के उस आखिरी कोने में जाकर खड़ी रहोगी। तुम्हारे हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। मुस्कान ने अविश्वास और बेबसी से अपनी भीगी हुई आंखें उठाईं और पहली बार अभिनव की आंखों में देखा। उन नीली काली आंखों में कोई रहम नहीं था, बल्कि एक साइलेंट मैसेज था, तुम मुझसे कहीं भाग नहीं सकती। घर में भी तुम मेरी कैदी हो और यहाँ भी तुम मेरी ही मुट्ठी में हो। मुस्कान के छोटे कोमल हाथों ने कांपते हुए उन भारी किताबों को उठाया। उसका पूरा जिस्म खौफ और अपमान से कांप रहा था। वह धीमी कदमों से चलते हुए क्लास के उस अंधेरे कोने में जाकर दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसने किताबें ऊपर उठाईं, लेकिन उनके भारीपन से उसके नाजुक कंधे दुखने लगे। पूरे 45 मिनट तक क्लास चलती रही। मुस्कान के हाथों की नसें तन गई थीं। दर्द के मारे उसकी सिसकियां छूटने को बेताब थीं। वह बार बार अपने ओंठों को दांतों तले दबाकर अपने आंसुओं को रोक रही थी। उसे अभिनव से बेइंतहा नफरत हो रही थी, लेकिन इस पूरी क्लास के दौरान एक बात जो सबसे ज़्यादा खौफनाक थी, अभिनव ब्लैक बोर्ड पर चाहे कुछ भी लिख रहा हो, उसकी गहरी और जुनूनी नज़रें हर पल सिर्फ और सिर्फ कोने में खड़ी अपनी उस मासूम कैद पर ही टिकी थीं। वह मुस्कान के दर्द को देख रहा था और उसकी आंखों की वो अधिकार भरी चमक बता रही थी कि यह तो बस शुरुआत है। जैसे ही क्लास ख़त्म होने की घंटी बजी, अभिनव ने अपनी किताबें समेटी। पूरी क्लास बाहर जाने लगी। मुस्कान ने राहत की सांस ली और अपने दर्द करते हाथों को नीचे किया, लेकिन तभी दरवाजे पर पहुंच चुके अभिनव के कदम रुके। उसने बिना पीछे मुड़े अपनी उसी सर्द आवाज़ में कहा, दूसरी बेंच, तुम रुकोगी। मुझे तुम्हारी अटेंडेंस का हिसाब चाहिए। क्लास में बाहर जाती नेहा ने हमदर्दी से मुस्कान की तरफ देखा और दरवाज़ा बंद हो गया। अब उस बड़ी सी क्लास में सिर्फ खौफ से कांपती मुस्कान थी और दरवाजे को अंदर से लॉक करता उसका जुनूनी प्रोफेसर अभिनव था। क्लिक। दरवाजे का लॉक घूमने की वह हल्की सी आवाज़ मुस्कान के कानों में किसी मौत के फरमान की तरह गूंजी। खाली क्लासरूम में अब शमशान जैसा सन्नाटा था, जिसे सिर्फ अभिनव के जूतों की खटखट तोड़ रही थी। मुस्कान उसी कोने में दीवार से चिपकी खड़ी थी। उसके नाजुक कंधे अभी भी भारी किताबें उठाने के दर्द से टीस रहे थे। अभिनव के कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हर बढ़ते कदम के साथ अभिनव का फौलादी और खूंखार साया मुस्कान पर हावी होता जा रहा था। वह ठीक उसके सामने आकर रुक गया। मुस्कान ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर भींच ली और अपने कांपते हाथों को सीने से लगा लिया। तुम्हें क्या लगा मुस्कान? अभिनव की सर्द
फुसफुसाती हुई आवाज़ उसके चेहरे के बेहद करीब गूंजी। उसकी गर्म सांसें मुस्कान के गालों से टकरा रही थीं कि घर की दहलीज पार करते ही तुम मेरी कैद से आज़ाद हो जाओगी, कि ये कॉलेज तुम्हें मुझसे बचा लेगा। मुस्कान के होंठ थरथराए। उसने हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें खोली। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मुझे जाने दो। अभिनव ने अपना एक सख्त चौड़ा हाथ मुस्कान के सिर के ठीक पास दीवार पर टिका दिया, जिससे उसके भागने का हर रास्ता बंद हो गया। तुम्हारी आंखों में ये जो बगावत है ना मेरी जान, इसे कुचलना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। उसकी नीली काली आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। तुम्हारी अगली क्लास खाली है, सीधे लाइब्रेरी जाओ और जो टॉपिक तुमने नहीं सुना उसके नोट्स तैयार करो। और हाँ, किसी से बात करने की सोचना भी मत। उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला और बिना पीछे मुड़े क्लास से बाहर निकल गया। मुस्कान वहीं ज़मीन पर बैठ गई और उसके आंसुओं का बांध टूट पड़ा। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए भारी कदमों से लाइब्रेरी की तरफ चल दी। लाइब्रेरी कॉलेज के सबसे शांत और थोड़े अंधेरे हिस्से में थी। मुस्कान एक कोने में जाकर बैठ गई। उसका दिमाग अभिनव के खौफ और अपनी बेबसी के बीच झूल रहा था। उसे नोट्स बनाने थे, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न था। तभी उसकी क्लास का एक लड़का रोहन उसके पास आया। एक्सक्यूज़ मी, रोहन ने धीमी आवाज़ में कहा। मुस्कान ने चौंक कर ऊपर देखा। मैं तुम्हारी क्लास में ही हूँ। वो प्रोफेसर अभिनव ने तुम्हें जो सज़ा दी उसकी वजह से तुम नोट्स नहीं लिख पाई। तुम चाहो तो मेरी नोटबुक ले सकती हो। रोहन की हमदर्दी देखकर मुस्कान को थोड़ी राहत मिली। उसने कांपते हाथों से नोटबुक ली और हल्की सी आवाज़ में कहा, थैंक यू। रोहन मुस्कुराया और सांत्वना देने के लिए उसने अपना हाथ मुस्कान के कंधे की तरफ बढ़ाया और हल्के से थपथपाते हुए कहा, डरो मत, वो प्रोफेसर है ही ऐसा। रोहन का हाथ मुस्कान के कंधे पर पूरी तरह टिका भी नहीं था कि तभी धड़ाम, लाइब्रेरी का भारी दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुला कि उसकी आवाज़ से पूरी लाइब्रेरी गूंज उठी। दरवाजे की चौखट पर अभिनव खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह सुलग रही थीं और उसके चेहरे का हर एक मसल गुस्से से तन गया था। उसके जिस्म से उठता खौफनाक और जहरीला ऑरा देखकर रोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अभिनव लंबे शिकारी कदमों से चलता हुआ उनकी टेबल तक पहुंचा। उसने अपनी एक नज़र रोहन पर डाली। वह नज़र इतनी खूंखार और जानलेवा थी कि रोहन बिना अपनी नोटबुक लिए उल्टे पांव वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब उस अंधेरी सी लाइब्रेरी की कतार में सिर्फ मुस्कान और अभिनव थे। मुस्कान अपनी जगह से उठी और पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे किताबों की एक ऊंची और लंबी रैक थी। अभिनव शेर की तरह उसकी तरफ बढ़ा और एक ही झटके में उसने मुस्कान की कलाई पकड़कर उसी रैक से सटा दिया। किताबों की रैक जोर से हिली। प्रोफेसर, छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। मुस्कान की सिसकी उठी। उसकी कलाई अभिनव की लोहे जैसी गिरफ्त में टूटती हुई महसूस हो रही थी। दर्द? अभिनव की आवाज़ में एक खतरनाक गुर्राहट थी। उसने मुस्कान को रैक से बिल्कुल चिपका दिया और अपना दूसरा हाथ उसके बालों में डालकर उसकी गर्दन को हल्का सा पीछे की तरफ झुका दिया। दर्द क्या होता है ये तुमने अभी देखा कहाँ है मुस्कान? मैंने तुमसे क्या कहा था कि किसी से बात मत करना? और वो लड़का तुम्हें छूने की हिम्मत कैसे कर रहा था? जलन और गुस्से से अभिनव का पूरा जिस्म तप रहा था। मुस्कान उसकी बेकाबू सांसों और इस बेहसियाना जुनून से बुरी तरह खौफ में थी। वह बस मदद कर रहा था। तुम इंसान नहीं, एक राक्षस हो। मुस्कान रोते हुए चीखी। नफ़रत और डर के मारे उसके सीने में तेज हलचल हो रही थी। राक्षस शब्द सुनकर अभिनव का आपा पूरी तरह से खो गया। उसकी आंखों का जुनून और गहरा हो गया। उसने मुस्कान की कलाई छोड़कर अपनी दोनों मजबूत बाहों में उसे ऐसे जकड़ लिया कि मुस्कान का कोमल जिस्म अभिनव के सख्त फौलादी सीने में धंस गया। दोनों के बीच हवा गुजरने तक की जगह नहीं बची। हाँ, हूँ मैं राक्षस। अभिनव ने अपना चेहरा मुस्कान के चेहरे के इतना करीब कर लिया कि उनके ओंठ लगभग छू रहे थे। उसकी ठंडी अधिकार भरी आवाज़ लाइब्रेरी के सन्नाटे में गूंजी, और इस राक्षस की सबसे बड़ी कीमती चीज़ तुम हो। अपने इस छोटे से दिमाग में यह बात डाल लो मुस्कान, अगर मेरे अलावा
किसी और मर्द ने तुम्हें छूने की तो दूर, तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर देखने की भी जुर्रत की तो मैं उसके हाथ काट दूंगा और इस पूरे शहर में आग लगा दूंगा। मुस्कान की सांसें जैसे रुक सी गईं। वह अबनब की इस खौफनाक दीवानगी और बाहों की कैद में एक बेबस पंछी की तरह से सकती रही, जबकि अबनब उसे अपने सीने से जकड़े हुए अपनी जीत और अधिकार के नशे में डूबा हुआ था। तो मैं उसके हाथ काट दूंगा और इस पूरे शहर में आग लगा दूंगा। अबनब की उस पैसियाना और खौफनाक धमक ने लावेरी के सन्नाटे को जैसे चीर कर रख दिया था। मुस्कान उसकी मजबूत बाहों की कैद में एक बेबस पंछी की तरह से सक रही थी। अबनब के चौड़े फौलादी सीने में धसी हुई मुस्कान को अपनी ही धड़कनों से ज़्यादा अबनब के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं, जो उसके जुनून की गवाही दे रही थीं। कुछ पलों तक उसे अपनी बाहों में उसी तरह भींच कर रखने के बाद अबनब ने धीरे से अपनी पकड़ ढीली की। उसने अपने सख्त हाथों से मुस्कान के आंसुओं से भीगे गाल को छुआ, जिससे मुस्कान सिहर उठी। क्लास ख़त्म होती ही सीधे घर नजर आनी चाहिए तुम। 1 मिनट भी इधर उधर भटकी तो अंजाम तुम जानती हो। अबनब ने अपनी सर्द आवाज़ में आखिरी फरमान सुनाया और लाइब्रेरी के अंधेरे से बाहर निकल गया। मुस्कान को वहाँ अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के लिए अकेला छोड़कर रात का वक्त घर के बड़े और आलीशान कमरे में एक डरावना सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हॉल में सिर्फ एक मध्यम सी पीली रोशनी जल रही थी। अबनब हॉल के बीचों बीच रखे महंगे लेदर के सोफे पर बैठा था। उसकी गहरी नीली काली आंखें सामने की तरफ टिकी थीं और उंगलियों में दबी सिगरेट का धुआं हवा में एक अजीब सी घुटन पैदा कर रहा था। तभी दरवाजे की हल्की सी आवाज़ हुई। मुस्कान थके हुए कदमों से अंदर दाखिल हुई। उसका पूरा दिन खौफ, रोने और अपमान के बोझ तले गुजरा था। वह अबनब का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, इसलिए उसने नजरें चुराकर दबे पांव सीधे अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश की। कदम वहीं रोक लो मुस्कान। हॉल के अंधेरे कोने से आई अबनब की उस भारी और गूंजती हुई आवाज़ ने मुस्कान के कदमों को वहीं ज़मीन में गाड़ दिया। उसका दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। अबनब सोफे से उठा, सिगरेट को एस्ट्रे में मसल कर बुझाया और धीमे भारी कदमों से चलता हुआ मुस्कान की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ मुस्कान की रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक ठंडी लहर दौड़ रही थी। वह ठीक मुस्कान के पीछे आकर खड़ा हो गया। कॉलेज जाते वक्त तुम कुछ भूल गई थी। अबनब की आवाज़ बिल्कुल सपाट थी, लेकिन उसमें छुपा तूफान साफ महसूस हो रहा था। मुस्कान ने हिम्मत करके पीछे पलट कर देखा। अबनब के चौड़े मजबूत हाथ में वही मंगलसूत्र झूल रहा था, जिसे मुस्कान ने सुबह घर से निकलते ही उतार कर अपने बैग की सबसे अंदरूनी चेन में छुपा दिया था। अबनब की तीखी नज़रों से उसका वह छुपाया हुआ सच बच नहीं पाया था। मुस्कान की आंखें फटी रह गईं, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर दबी नफरत खौफ पर हावी हो गई। मैंने उसे भूला नहीं था, जानबूझकर उतारा था। मुस्कान लगभग चिल्ला उठी। उसकी आवाज़ में दर्द और बगावत दोनों थे। मैं तुम्हारी इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को नहीं मानती। तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हो, एक क्रूर इंसान जिसने मेरी आज़ादी छीन ली है। मैं ये मंगलसूत्र कभी नहीं पहनूंगी। मुस्कान के इन बगावती शब्दों ने अबनब के सब्र का आखिरी धागा भी तोड़ दिया। उसके चेहरे की नसें तन गईं और जबड़ा भिज गया। एक ही झटके में उसने मुस्कान को वहाँ से पकड़ा और उसे पीछे की तरफ धकेला। मुस्कान लड़खड़ाई और उसकी पीठ सीधे सीढ़ियों के पास वाली ठंडी दीवार से जा टकराई। इससे पहले कि वह संभल पाती, अबनब का भारी भरकम जिस्म उसके बिल्कुल सामने आ गया। उसने अपने दोनों हाथ मुस्कान के सिर के दोनों तरफ दीवार पर टिका दिए, उसे पूरी तरह से अपने घेरे में कैद कर लिया। मुस्कान की सांसें तेज हो गईं। अबनब की आंखों में जलता हुआ गुस्सा देखकर वह कांपने लगी। अबनब ने अपना एक हाथ दीवार से हटाया और उस मंगलसूत्र को मुस्कान के चेहरे के सामने ले आया। फिर उसने बिना पलक झपकाए अपनी सर्द लेकिन गहरी आवाज़ में कहा, ये सिर्फ एक धागा नहीं है मुस्कान, ये मेरे हक की निशानी है। तुम इसे मानो या ना मानो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुस्कान ने अपना चेहरा मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अबनब ने अपने सख्त हाथ से उसकी ठुड्डी को पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ कर दिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श मुस्कान की नाजुक त्वचा पर आग की तरह महसूस हो रहा था। अबनब ने अपने ही हाथों से उस मंगलसूत्र को मुस्कान की नाजुक गर्दन के चारों ओर लपेटा और हुक लगा दिया।
उस ठंडे सोने के स्पर्श से मुस्कान के पूरे जिस्म में एक सिरहन दौड़ गई। अफनफ ने अपना चेहरा मुस्कान के कान के पास झुकाया। उसकी गर्म और बेकाबू सांसें मुस्कान की गर्दन को छू रही थीं। अपने इस छोटे से दिमाग में एक बात बहुत अच्छी तरह बिठा लूँ मेरी जान, अफनफ फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में एक रोंगटे खड़ी कर देने वाला अधिकार था। कॉलेज में मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, लेकिन इस घर की चार दीवारी के अंदर मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी रूह से लेकर तुम्हारे जिस्म के हर एक कतरे पर सिर्फ मेरा अधिकार है, और यह बात मैं तुम्हें हर रोज़ याद दिलाऊंगा। मुस्कान की आंखों से आंसुओं की एक और गर्म बूंद छलक कर अफनफ के हाथ पर आ गिरी। वह इस फौलादी दीवार और इस खौफनाक जुनून के बीच खुद को दुनिया की सबसे बेबस लड़की महसूस कर रही थी, जो चाहकर भी अफनफ की इस कैद से नहीं निकल सकती थी। मुस्कान की आंखों से निकले आंसू की उस एक बूंद ने जैसे समय को कुछ पलों के लिए रोक दिया। अफनफ ने अपनी पकड़ हल्की की, लेकिन उसकी आंखों का जुनून कम नहीं हुआ था। वह कुछ देर मुस्कान के उस सहमे हुए आंसुओं से भीगे चेहरे को देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। लेकिन उस रात के बाद के कुछ दिन मुस्कान के लिए किसी भयानक सपने की तरह गुजरे। अफनफ का खौफ, ज़बरदस्ती के इस रिश्ते का बोझ, कॉलेज की पढ़ाई का दबाव और हर पल अफनफ की बहसियाना और अधिकार भरी नज़रों का पहरा, इन सब ने मुस्कान के नाजुक शरीर और दिमाग को अंदर तक निचोड़ कर रख दिया था। खौफ के मारे ना तो वह रातों को ठीक से सो पा रही थी और ना ही उसके गले से निवाला उतर रहा था। एक दोपहर कॉलेज के मुख्य कॉरिडोर में भारी भीड़ थी। अफनफ की क्लास ख़त्म हो चुकी थी। मुस्कान अपनी सहेली नेहा के साथ बाहर निकली, लेकिन आज उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था, चेहरा पीला पड़ चुका था और सिर में जैसे हथौड़े बज रहे थे। तभी सामने से प्रोफेसर अफनफ कुछ अन्य प्रोफेसरों के साथ आते हुए दिखाई दिया। उसका वही खूंखार और रौबदार अंदाज जिसे देखकर कॉरिडोर में खड़े स्टूडेंट्स अपने आप रास्ता छोड़ रहे थे। उसे देखते ही मुस्कान की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। उसने नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उसके सिर में एक तेज चक्कर आया। उसके आंखों के सामने घना अंधेरा छाने लगा और आसपास की चीज़ें जैसे धुंधली पड़ने लगीं। उसे चक्कर बहुत तेज आने लगे। मुस्कान, नेहा की चीख गूंजी। मुस्कान के कमज़ोर पैर अब उसके शरीर का बोझ नहीं सह पाए। इससे पहले कि उसका सिर जमीन से टकराता, एक बेहद तेज साया बिजली की फुर्ती से भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। अफनफ ने जमीन पर गिरने से ठीक एक पल पहले ही मुस्कान के बेसुध जिस्म को अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। कॉरिडोर में अचानक शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। जो सख्त और खूंखार प्रोफेसर अफनफ मल्होत्रा किसी स्टूडेंट की तरफ पलटकर देखना भी गवारा नहीं करता था, जिसके प्रोटोकॉल और नियमों से पूरी यूनिवर्सिटी कांपती थी, वह आज जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। मुस्कान, आंखें खोलो। अफनफ की वह सख्त आवाज़ जो हमेशा खौफ पैदा करती थी, आज उसमें एक अजीब सी तड़प और बेचैनी थी। उसने मुस्कान के तपते हुए गालों को थपथपाया, लेकिन मुस्कान बेसुध थी। अफनफ ने अपनी परवाह किए बिना कॉलेज के सारे नियमों और लोगों को नज़रअंदाज करते हुए मुस्कान को अपने दोनों हाथों से अपनी बाहों में उठा लिया। रास्ता छोड़ो, वह दहाड़ा। उसकी यह दहाड़ किसी घायल शेर जैसी थी। भीड़ तुरंत अलग हो गई। अफनफ अपनी कार की तरफ भागा। उसका चौड़ा सीना जोर जोर से धड़क रहा था और मुस्कान का पीला पड़ चुका चेहरा उसके सीने से लगा हुआ था। रात का सन्नाटा। मुस्कान ने धीरे धीरे अपनी भारी पलकें खोली। कमरे में मध्यम सी पीली रोशनी जल रही थी। उसे अपने माथे पर कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। उसने नजरें घुमाई तो उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। बिस्तर के पास जमीन पर अफनफ बैठा था। उसकी हमेशा परफेक्ट रहने वाली शर्ट के ऊपर के बटन खुले हुए थे, आस्तीनें मुड़ी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक गहरी थकान थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात उसकी आंखें थीं। उन खूंखार आंखों में आज कोई गुस्सा या जुनून नहीं था, बल्कि एक अनजानी सी नमी और गहरी फिक्र थी। वह एक बर्तन में ठंडे पानी में सूती कपड़ा भिगोकर निचोड़ रहा था और उसे बेहद नजाकत से मुस्कान के तपते माथे पर रख रहा था। जिस हाथ ने उसे दीवार से जकड़ा था, आज वही हाथ बेहद कोमलता से उसके बिखरे बालों को सहला रहा था। मुस्कान को होश में आता देख अफनफ तुरंत उठा।
कैसा लग रहा है अब? उसकी आवाज़ में वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजनबी सी नरमी और राहत थी, जो मुस्कान ने पहले कभी नहीं सुनी थी। मुस्कान कुछ बोल नहीं पाई। वह बस अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से अफनफ को देख रही थी। क्या यह वही अफनफ है जो उसे हर पल डराता था? अफनफ ने पास रखा पानी का गिलास उठाया और एक हाथ से मुस्कान के सिर को सहारा देकर हल्का सा उठाया। पानी पी लो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। पानी पीने के बाद मुस्कान ने धीरे से पूछा, आप यहाँ पूरी रात? अफनफ ने गिलास वापस रखा और उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता मुस्कान। मेरी जान निकल गई थी जब तुम। वह आगे कुछ बोल नहीं पाया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुस्कान के अंदर का सैलाब एकदम से शांत हो गया। पहली बार उसने अफनफ के उस फौलादी और क्रूर जिस्म के पीछे एक ऐसा तड़पता हुआ दिल नजर आया, जो उसकी सलामती के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। डर की वह मोटी बर्फ़ अचानक पिघलने लगी थी और मुस्कान के सीने में अफनफ के लिए एक अजीब सी हलचल, एक अनजाना सा खिंचाव पैदा हो रहा था। वह बिना पलक झपकाए उस शख्स को देखती रही, जिसे वह अब तक सिर्फ एक क्रूर राक्षस समझती आई थी। रात की गहरी थकान और बुखार के असर से मुस्कान की आंखें फिर से भारी होने लगीं और वह नींद की आगोश में चली गई। जब अगली सुबह मुस्कान की आंख खुली तो सूरज की किरणें कमरे में दस्तक दे चुकी थीं। उसका बुखार उतर चुका था और शरीर में थोड़ी राहत थी। उसने करवट ली तो देखा कि बिस्तर के पास वाला हिस्सा खाली था। अफनफ वहाँ नहीं था। खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करते हुए मुस्कान धीरे से उठी और तौलिया व कपड़े निकालने के लिए कमरे की बड़ी सी लकड़ी की अलमारी की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही अलमारी का दरवाज़ा खोला और ऊपर के शेल्फ से एक तौलिया खींचा, उसके साथ ही एक भारी भूरे रंग की लेदर फाइल फिसलकर ज़मीन पर आ गिरी। फाइल के गिरते हुए उसमें रखे कुछ कागजात और तस्वीरें फर्श पर बिखर गईं। मुस्कान ने नीचे झुककर उन कागज़ों को समेटना चाहा, लेकिन तभी उसकी नज़र एक स्टाम्प पेपर पर पड़ी। उस पर उसके सगे चाचा के हस्ताक्षर थे। मुस्कान की भौहें सिकुड़ गईं। उसने कांपते हाथों से उस कागज़ को उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी आंखें उन काले अक्षरों पर दौड़ रही थीं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसकती जा रही थी। उसकी सांसें भारी होने लगीं और दिल की धड़कन कानों में बजती हुई सुनाई देने लगी। वह कोई मामूली कागज़ नहीं था, वह एक सौदा था, मुस्कान की ज़िंदगी का सौदा। उसके लालची चाचा ने जुए में हारे गए 50 लाख रुपए के कर्ज के बदले मुस्कान का सौदा शहर के एक 55 साल के अधेड़ उम्र के रसूखदार आदमी से कर दिया था। उस फाइल में उस आदमी की कुछ घिनौनी तस्वीरें और मुस्कान को सौंपने की तारीख तक लिखी हुई थी। मुस्कान के हाथ से कागज़ कांपकर छूटने लगा। तभी उसकी नज़र फाइल्स के दूसरे हिस्से पर पड़ी। वहाँ अफनफ के हस्ताक्षर वाले कुछ कानूनी दस्तावेज थे। अफनफ ने अपने बैंक अकाउंट से वह 50 लाख का कर्ज चुकाया था। साथ ही उस अधेड़ उम्र आदमी को भेजे गए पुलिस और कोर्ट्स के कड़े नोटिस थे, जिसमें अफनफ ने उसे मुस्कान के आसपास भटकने पर जान से मारने की धमकियां दी थीं। अचानक मुस्कान के दिमाग में उस रात का मंजर किसी फिल्म की तरह घूमने लगा। कैसे अफनफ ने बिना किसी को बताए रातों रात उसे घर से उठाया था और ज़बरदस्ती अपनी मांग में सिंदूर भरने पर मजबूर किया था। मैं इस घर में तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी रूह से लेकर तुम्हारे जिस्म के हर एक कतरे पर सिर्फ मेरा अधिकार है। अफनफ के वो खौफनाक शब्द अब मुस्कान को डरा नहीं रहे थे, बल्कि एक गहरे और पवित्र रक्षक की ढाल की तरह महसूस हो रहे थे। उसे बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। अगर अफनफ ने उस पर अपना हक नहीं जताया होता, अगर उसने कानूनी रूप से मुस्कान को अपनी पत्नी नहीं बनाया होता, तो आज वह किसी गिद्ध के पंजों में नौची जा रही होती। और अफनफ की वह शक्ति वह इसलिए थी ताकि मुस्कान इस जालिम दुनिया से लड़ना सीख सके, क्योंकि उसके माता पिता की मौत ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था और उसे बुरी तरह कमज़ोर कर दिया था। और जिसे उसने अपना समझा था, उन लोगों ने उसका सौदा कर दिया था। और इसीलिए शायद अफनफ उस पर इतनी सख्ती दिखाता था, ताकि वह अंदर से मजबूत बन सके और वह हर एक मुश्किल का सामना कर सके। सच का यह पाठ मुस्कान के नाजुक कंधों पर टूट पड़ा। वह फाइल को अपने सीने से लगाकर ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसुओं में महीनों की जमा हुई नफ़रत आज हमेशा के लिए बह गई। मैंने उन्हें क्या क्या नहीं कहा,
राक्षस, हैवान, और उन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए मेरी सारी नफ़रत हंसते हंसते सैली। क्लिक। तभी दरवाजे का हैंडल घूमा। अफनव कमरे में दाखिल हुआ। उसके एक हाथ में दवाइयों का लिफाफा और दूसरे हाथ में सूप की ट्रे थी। जैसे ही उसकी नज़र ज़मीन पर बैठी रोती हुई मुस्कान और उसके आसपास बिखरे कागजों पर पड़ी, अफनव के कदम वहीं ठिठक गए। उसके चौड़े सीने में एक पल के लिए जैसे सांसें रुक गईं। उसने तुरंत ट्रे मेज पर रखी और तेजी से मुस्कान के पास आया। तुमने ये फाइल क्यों खोली मुस्कान? अफनव की आवाज़ में आज वह गुर्राहट नहीं थी, बल्कि एक बेबसी थी। वह नहीं चाहता था कि मुस्कान अपने चाचा की इस नीचता को जानकर कभी टूटे। उसने फाइल छीनने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि अपना फाइल ले पाता, मुस्कान ने जो किया, उसने अफनव के फौलादी वजूद को जड़ से हिलाकर रख दिया। मुस्कान अपनी जगह से उठी और बिना एक पल गंवाए उसने अपने दोनों नाजुक हाथों को अफनव के चौड़े सीने के इर्द गिर्द लपेट दिया। उसने अपने आंसुओं से भींगा चेहरा अफनव के सीने में छुपा लिया और जोर जोर से सिसकने लगी। अफनव का पूरा शरीर झटके से सुन्न पड़ गया। उसके हाथ हवा में ही रुक गए। जो लड़की कल तक उसके साये से भी खौफ खाती थी, जिसका हर स्पर्श नफरत से भरा होता था, वह आज अपनी मर्जी से उसकी बाहों में समाई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए अफनव, मुस्कान रोते हुए हिचकियों के बीच बड़बड़ाई। पहली बार उसने उससे प्रोफेसर या तुम नहीं, बल्कि उसके नाम से पुकारा था। आप इतने बुरे क्यों बनते रहे? क्यों मेरी नफरत सहते रहे? अफनव की आंखों में एक गहरी नमी छा गई। महीनों का वह कठोर मुखौटा जो उसने पहन रखा था, आज मुस्कान के इन चंद आंसुओं ने पिघला कर रख दिया था। हवा में रुके उसके फौलादी हाथ धीरे धीरे नीचे आए और उन्होंने बेहद नरमी से, जैसे किसी कांच की गुड़िया को छुआ हो, मुस्कान को अपनी बाहों के सुरक्षित घेरे में कस लिया। क्योंकि तुम्हारा खौफ सहना मुझे मंजूर था मुस्कान। अपने अपना चेहरा उसके बालों में छिपाते हुए फुसफुसाया। लेकिन तुम्हारा एक भी आंसू उस हैवान की वजह से गिरता तो मैं इस दुनिया को राख कर देता। उस पल उस कमरे के सन्नाटे में सिर्फ दो धड़कनें गूंज रही थीं, एक जो हर खौफ से आज़ाद हो चुकी थी और दूसरी जिसे आखिरकार उसकी मंजिल मिल गई थी। नफ़रत का वह पिंजरा टूट चुका था और अब वहाँ सिर्फ एक गहरे रूहानी इश्क ने जन्म लिया था। अभिनव की मजबूत वहाँ के उस घेरे में मुस्कान को अब खौफ नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे महफूज कोना महसूस हो रहा था। उस दिन कमरे में बहे आंसुओं ने उनके बीच उस अदृश्य और ठंडी दीवार को हमेशा के लिए ढहा दिया था। अगले कुछ हफ्तों में उनके रिश्ते की हवा पूरी तरह बदल गई। अभिनव अब भी कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान के लिए जो अधिकार था, उसमें अभी एक अजीब सी नरमी घुल गई थी। और मुस्कान अब अभिनव के कदमों की आड़ से छुपने की दरवाजे नहीं ढूंढती थी, बल्कि उसका दिल एक अनजानी सी खुशी से धड़कने लगता था। इसी बीच कॉलेज की तरफ से फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए एक इंडस्ट्रियल ट्रिप का ऐलान हुआ। ट्रिप एक पहाड़ी और जंगली इलाके के पास स्थित प्लांट की थी और जाहिर सी बात थी, इस ट्रिप को लीड करने की जिम्मेदारी कॉलेज के सबसे सख्त डीन प्रोफेसर अभिनव मल्होत्रा के कंधों पर थी। कॉलेज में अभिनव ने अपना वही फौलादी और खूंखार रवैया बरकरार रखा था। ट्रिप के दौरान भी बस से लेकर रिसोर्ट तक अभिनव की एक दहाड़ से सबकी सांसें अटक जाती थी। लेकिन अब मुस्कान को उसके इस रूप से डर नहीं लगता था, बल्कि जब अभिनव पूरी क्लास पर रौब झाड़ता तो मुस्कान पीछे खड़ी होकर अपने होठों में मुस्कान दबा लेती थी। उसे पता था कि इस सख्त चट्टान के भीतर उसके लिए मोम से भी नरम दिल धड़कता है। रिसोर्ट की रात, रिसोर्ट के पीछे जंगल से सटी एक बड़ी सी जगह पर सभी स्टूडेंट के लिए कैंप फायर का इंतजाम किया गया था। दिसंबर की सर्द रात और बर्फीली हवा जिस्म को कपा रही थी। सारे स्टूडेंट आग के चारों ओर गोले में घेर कर बैठकर अंताक्षरी और हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन मुस्कान का ध्यान आग की लपटों में नहीं था। उसकी नज़रें अलाव से कुछ दूरी पर अंधेरे में खड़े एक लंबे और चौड़े साए पर टिकी थी। काले रंग के भारी ओवरकोट में दोनों हाथ जेब में डाले अभिनव वहीं खड़ा था। वह किसी रक्षक की तरह पूरी ट्रिप पर नज़र रखे हुए था।
आँख की मध्यम रोशनी उसके गंभीर चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका सख्त चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था। मुस्कान उसे छुप छुप कर देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। आज उसे एक प्रोफेसर या एक खूंखार इंसान की तरह नहीं, बल्कि अपने रक्षक, अपने पति की नज़रों से देख रही थी। तभी अचानक अभिनव की नज़रें घूमी और सीधे मुस्कान की आंखों से जा टकराईं। अभिनव की उन गहरी नीली काली आंखों ने मुस्कान को वहीं पकड़ लिया। हमेशा की तरह अभिनव को लगा कि मुस्कान सहम कर अपनी नज़रें नीचे झुका लेगी। उसने यही देखा था, उसे इसी की आदत थी। लेकिन आज रात कुछ अलग थी। मुस्कान ने नज़रें नहीं चुराईं। उसने अभिनव की उन तीखी नज़रों को पूरे आत्मविश्वास और एक अजीब से सुकून के साथ झेला। और फिर उसके गुलाबी होंठों पर एक हल्की, शर्मीली लेकिन बेबाक मुस्कान तैर गई। अभिनव के सीने में जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जो शख्स पूरी यूनिवर्सिटी को अपनी उंगलियों पर नचाता था, वह आज एक 19 साल की लड़की की उस छोटी सी मासूम मुस्कान के सामने बुरी तरह निहत्था हो गया। अभिनव की आंखें हल्की सी चौड़ी हो गई और वह अवाक से बस उसे देखता रह गया। मुस्कान ने एक और पल उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से अपना चेहरा सहेलियों की तरफ मोड़ लिया। रात 1 बजे सभी स्टूडेंट्स अपने अपने टेंट और कमरों में जा चुके थे। चारों तरफ जंगल का गहरा सन्नाटा और कड़ाके की ठंड थी। अभिनव टेंट एरिया के बाहर खड़ा होकर एक आखिरी सिक्योरिटी चेक कर रहा था। सर्द हवाएं सीधे हड्डियों को चीर रही थीं। उसने अपना कोट कस लिया। तभी उसे अपने पीछे किसी के दबे कदमों की आहट सुनाई दी। अभिनव ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। सामने मुस्कान खड़ी थी। उसने एक हल्का सा स्वेटर पहन रखा था, जो इस कड़ाके की ठंड के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी था। ठंड के मारे उसके होंठ काँप रहे थे और वह अपनी बाहों को रगड़ रही थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अभिनव की आवाज़ में वही पुरानी शक्ति थी, लेकिन इस बार उसमें गहरी फिक्र भी शामिल थी। अंदर जाओ, वरना जम जाओगी इस ठंड से। लेकिन उसने जैसी बात सुनी ही ना हो और मुस्कान 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई अभिनव की तरफ चलने लगी। अभिनव की भौहें तन गईं। मैंने कहा अंदर, इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता। मुस्कान चलते हुए उसके इतने करीब आ गई कि अभिनव को अपनी बात बीच में ही रोकनी पड़ी। मुस्कान ने दोनों के बीच का फासला पूरी तरह मिटा दिया था। वह जानबूझकर अभिनव के इतने करीब खड़ी थी कि अभिनव के भारी ओवरकोट से आती उसके कॉलिन की महक और उसके जिस्म की गर्माहट सीधे मुस्कान को छू रही थी। अभिनव की सांसें तेज हो गईं। वह पीछे हट सकता था, लेकिन उसके पैरों ने जैसे ज़मीन पकड़ ली थी। मुस्कान ने ठंड से कांपते हुए अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें उठाईं और अभिनव की आंखों में देखते हुए बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी और वहाँ बहुत ठंड है। मुस्कान की आवाज़ की कोमलता और उसकी इस बेबाकी नज़दीकी ने अभिनव के सारे फौलादी नियमों को चकनाचूर कर दिया। वह अपनी जगह पर बुत बना खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि इस नई मुस्कान के साथ कैसे पेश आए, जो उससे खौफ खाने के बजाय उसकी पनाह में सुकून ढूंढ रही थी। एक पल के लिए अपने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर अपने कंधों से अपना भारी ओवरकोट उतारा और उसने आगे बढ़कर उस गर्म कोट को मुस्कान के नाजुक कंधों पर डाल दिया। कोट डालते वक्त अभिनव के सख्त हाथों की उंगलियां मुस्कान की गर्दन को छू गईं, जिससे दोनों के जिस्म में एक हल्की सी सिरहन दौड़ गई। मुस्कान ने कोट को अपने सीने से लगा लिया। वह कोट में लगभग छुप सी गई थी। उसने अभिनव की आंखों में देखा और उसके होंठों पर फिर से वही मीठी, अधिकार भरी मुस्कान आ गई, जिसने अभिनव को पूरी तरह अपना गुलाम बना लिया था। शक्ति का संतुलन अब बदल चुका था। प्रोफेसर अभिनव अब अपनी इस मासूम स्टूडेंट की जुल्फ़ों और उसकी मुस्कान की कैद में था। वह शख्स जो पूरी यूनिवर्सिटी को अपने इशारों पर नचाता था, आज अपनी ही मासूम स्टूडेंट के सामने बेबस खड़ा था। उस रात उस भारी ओवरकोट की गर्माहट में सिर्फ मुस्कान का जिस्म ही नहीं, बल्कि उन दोनों का रिश्ता भी एक नई और खूबसूरत शुरुआत करने लगा था। ट्रिप के बचे हुए दिन किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह बीत गए। अपना बाहर से अब भी वही सख्त प्रोफेसर था, लेकिन जब भी उसकी नज़रें
भीड़ में मुस्कान को ढूंढती तो उनमें एक छिपा हुआ पहरा और एक अनकही सी मोहब्बत होती थी। और मुस्कान अब उन नज़रों से छुपती नहीं थी, वह उनका स्वागत करती थी। ट्रिप से वापसी के बाद रात के 10 बज चुके थे। घर के आलीशान कमरे में वही पुराना सन्नाटा पसरा था, लेकिन आज उस सन्नाटे में घुटन नहीं बल्कि एक अजीब सी बेताबी थी। अर्नब अपने कमरे में खड़ा था। उसने अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोल रखे थे और बालकनी के पास खड़ा होकर बाहर के अंधेरे को घूर रहा था। उसका दिमाग शांत नहीं था। ट्रिप पर जो कुछ भी हुआ, मुस्कान की वह बेबाकी, उसका वो करीब आना, अर्नब को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस नई एहसास से कैसे निपटे। उसने मुस्कान को हमेशा एक खौफ के साए में रखा था। क्या वह अब इस नरमी को अपना पाएगा? क्या मुस्कान सच में उसे दिल से स्वीकार कर चुकी है या यह सिर्फ उसकी एक गलत फहमी है? इन्हीं उलझनों के बीच अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा एक हल्की सी आवाज़ के साथ खुला। अर्नब ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे की चौखट पर मुस्कान खड़ी थी। उसने वही लाल रंग की शिफॉन साड़ी पहन रखी थी जिसे देखते ही अर्नब के दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाया करती थी। उसकी मांग में अर्नब के नाम का सिंदूर चमक रहा था और गले में वही मंगलसूत्र जिसे पहनने के लिए अर्नब ने कभी उस पर अपनी क्रूरता दिखाई थी। आज वह सब कुछ मुस्कान की अपनी मर्जी से सजा हुआ था। अर्नब का गला सूख गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर फिर से वही सख्त और फौलादी मुखौटा ओढ़ने की कोशिश की। वह अपने कदम बढ़ाते हुए मुस्कान के करीब आया और अपनी उसी पुरानी भारी आवाज़ में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें अपने कमरे में आने की इजाज़त कब दी? वह उम्मीद कर रहा था कि मुस्कान हमेशा की तरह सहम कर पीछे हट जाएगी या नजरें झुका लेगी, लेकिन आज मुस्कान पीछे नहीं हटी। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और अपनी बड़ी बड़ी गहरी आंखों से सीधे अर्नब की आंखों में देखते हुए उसके और करीब आ गई। अर्नब के चौड़े सीने और मुस्कान के बीच अब सिर्फ कुछ इंच का फासला था। मुझे अब आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, प्रोफेसर मल्होत्रा। मुस्कान की आवाज़ में एक अजीब सा नशा और आत्मविश्वास था। अर्नब की भौहें थन गईं। उसका दिल पसलियों से जोर जोर टकरा रहा था। मुस्कान, अपनी हद पार मत करो। तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ? नहीं, मैं कुछ नहीं भूल रही। यह कहते हुए मुस्कान ने अपने दोनों छोटे कोमल हाथ उठाए और अर्नब के फौलादी सीने पर रख दिए। अर्नब की सांसें वहीं अटक गईं। उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मुस्कान की उंगलियों का वो हल्का सा स्पर्श अर्नब के सालों के बनाए गए गुरूर और शक्ति को चकनाचूर कर रहा था। मुस्कान की आंखों में अचानक आंसू छलक आए, लेकिन ये खौफ के आंसू नहीं थे, ये सुकून और समर्पण के आंसू थे। वह सिसकते हुए बोली, आपने कहा था ना कि मैं आपकी कैद में हूँ, कि मेरी सांसों पर, मेरी धड़कन पर सिर्फ आपका अधिकार है। तो सुन लीजिए, मुझे अब इस कैद से कभी आज़ाद नहीं होना। मेरी आज़ादी अब सिर्फ आपके दिल की इन दीवारों के बीच है। मुस्कान के इन लफ्ज़ों ने अर्नब के सब्र का आखिरी बांध भी तोड़ दिया। वह सख्त चट्टान, वह खूंखार प्रोफेसर आज अपनी मासूम बीवी के आंसुओं के सामने पूरी तरह पिघल गया। अर्नब के हाथ तेजी से उठे और उसने मुस्कान की कमर को अपनी लोहे जैसी गिरफ्त में लेकर उसे एक ही झटके में अपने सीने से लगा लिया। मुस्कान ने भी अपने हाथ अर्नब की गर्दन में डाल दिए और अपना सिर उसके चौड़े सीने पर टिका दिया। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है मुस्कान कि मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए किस कदर तड़पता हूँ। अर्नब की आवाज़ पहली बार कांप रही थी। उसने मुस्कान को अपनी बाहों में ऊपर उठाया। मुस्कान के पैर ज़मीन से ऊपर उठ गए। अर्नब ने उसे अपने बेहद करीब किया और उसके चंदन से माथे पर अपने ओंठ रख दिए। वह किस इतना गहरा और पवित्र था कि उसमें महीनों की नफ़रत, खौफ, दर्द और गलतफहमियां हमेशा के लिए जलकर राख हो गईं। मुस्कान ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसे अर्नब की बाहों में दुनिया का सबसे महफूज कोना मिल गया था। जो सफ़र सुहागरात के एक खौफनाक पिंजरे से शुरू हुआ था, जो नफ़रत कॉलेज के क्लासरूम से लेकर लाइब्रेरी के अंधेरे तक सुलगती रही थी, वह आज रात इसी कमरे की चार दीवारी में एक मुकम्मल, वह जुनूनी मोहब्बत में बदल चुकी थी। प्रोफेसर मल्होत्रा अब हमेशा के लिए अपनी इस मासूम धड़कन के गुलाम बन चुके थे और मुस्कान अपने इस रक्षक की बाहों में
हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। एक ऐसी कैद जिससे खूबसूरत आज़ादी इस दुनिया में और कोई नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी मुस्कान और अर्नब की कहानी तुम मेरी हो। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें।